नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी वर्मा। मनी गुरु में हम रोज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, लेकिन आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हर्ष फुंगटा भी मौजूद हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जीएसटी को लेकर काफी कुछ कंफ्यूजन है और कई लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ने की कोशिश की है। कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम शामिल कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ दर्शकों से हम लाइव भी बातचीत कर सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और एक सवाल हमें भेजा है दिल्ली से संजना ने, और ये जीएसटी को लेकर जानना चाहती हैं कि हर तरफ अब सुन रही हैं कि 1 जुलाई में समय बहुत कम रह गया है, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अगर सिंपल शब्दों में समझें, क्योंकि समय का भी कंस्ट्रेंट है और कई सवालों को शामिल करना होगा, किस तरह से लाइफ में बदलाव आने वाला है, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी से रिप्लेस हो जाएंगे? तो जहाँ तक एक आम ग्राहक का सवाल है, उसके लिए सबसे बड़ा जो टैक्स रिप्लेस हो जाएगा वो है सेल्स टैक्स। एक्साइज के बारे में उसे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर देते हैं, लेकिन एक्साइज, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, गाड़ियों पे अगर हम एंट्री टैक्स देते हैं कई जगह, कई स्टेट्स में, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक होकर एक सिंगल टैक्स बन जाएगा। और सारे भारतवर्ष में पहली बार हम 29 स्टेट्स नहीं रहेंगे, यूनियन टेरिटरीज नहीं रहेंगे, एक सिंगल देश। और ये जो इन्होंने स्लोगन दिया है, वन नेशन वन टैक्स, मेरे ख्याल से बहुत ही सही स्लोगन है। अब वो टैक्स ज़्यादा है कम है उसका आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में सिंगल टैक्स होगा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस टैक्स की होगी। और अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मेरे ख्याल से इन जो टैक्स की दरें इन्होंने तय की हैं उसमें जो रोज़मर्रा का सामान है वो शायद थोड़ा सा सस्ता हो या कम से कम सेम भाव पे रहो। नॉर्मली गुड्स के जो भाव हैं वो सेम रहेंगे या मामूली से सस्ते हो सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। ठीक है। एक बार इवेंचुअली अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो टैक्स की दरें भी कम होंगी और ओवरऑल सबको फायदा होगा, बट उस चीज़ के लिए 3-4 साल मेरे ख्याल से कम लगेंगे। इनफैक्ट 4 स्लैब्स इसके लिए तय की गई हैं और कई जो ज़रूरी सामान है, जो रोज़मर्रा का सामान है, उसे 0% के स्लैब में रखा गया है। यानी कि देखना होगा आगे चल के कि महंगाई पर भी इसका कितना असर पड़ता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स से हमने बात की और ज़्यादातर यही मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। चलिए, कुछ और दर्शक हैं जो कि अपने सवाल पूछना चाहते हैं। हमें एक सवाल भेजा था पंकज ने चंडीगढ़ से और इस वक्त फोन लाइन पर भी हमारे साथ हैं। पंकज जी नमस्कार। आपने बताया कि आपने लगभग कुछ 6 फंड्स हैं आपके जिनके एसआईपी चल रही है और हर फंड में आप 5,000 रुपये डालते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये आप हर महीने थ्रू एसआईपी निवेश करते हैं। ये बताइए कि आपने कोई लक्ष्य सेटअप किया होगा, जैसे कुछ आपने मेंशन भी किया कि अगले 15 साल के लिए आप ये निवेश कर रहे हैं, तो कोई इमीडिएट गोल्स हैं आपके या फिर सीधे 15 साल के बाद ये 3 करोड़ की रकम आपको चाहिए? एज इट इज तो अभी कोई इमीडिएट गोल नहीं है, बिकॉज मेरे किड की एज अभी 8 to 9 ईयर्स है, तो मुझे जो हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए होंगे आफ्टर 19 और 20 ईयर्स में चाहिए होंगे। तो मैं ऑलरेडी 2 साल से सेविंग कर रहा हूँ इन्हीं म्यूचुअल फंड में। आई वांट टू नो कि वेदर दीज फंड्स आर गुड और मुझे फंड बदलने चाहिए और कुछ बढ़ाना चाहिए 3 करोड़ के टारगेट के लिए। यानी ये मान के चलें कि अगले 15 साल तक आप इस पैसे को निकालेंगे नहीं, जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसे आप सीधे 15 ईयर्स के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है जैसे आप बता रहे हैं तब आपको ये चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है। ऑलराइट हर्ष सर, जैसा कि इन्होंने बताया, फंड्स के नाम भी मैं बता दूं जो इनके मैसेज में थे। एसबीआई ब्लू चिप फंड इनके पास है, साथ ही बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ये एसआईपी कर रहे हैं, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, एचडीएफसी मिड कैप और डीएसपी माइक्रो कैप, यानी लगभग 6 फंड्स हैं ये। इनमें से कई फंड्स जो ओवरलैप भी होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो इनका चुनाव है फंड्स का और जो इनका लक्ष्य है 15 साल में 3 करोड़ का, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी हम थोड़ा सा फैक्टर इन कर लें तो क्या जो मौजूदा निवेश है वो सफिशिएंट होगा 30,000 या इसको बढ़ाने की जरूरत होगी? तो इसको 2 तरीके से देखना चाहिए मेरे ख्याल से। स्कीम की चॉइस का डिस्कशन थोड़ा सा बाद में। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कम से कम 15 साल बाद में इनको 3 करोड़ रुपए चाहिए। 15 साल बाद के जो 3 करोड़ हैं, अगर हम 8% का इन्फ्लेशन या महंगाई माने तो आज के करीबन 95 लाख रुपए होते हैं। तो वो इनफ हैं
कि नहीं है, ये डिसीजन जो है इनको लेना होगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये जो 30,000 रुपये डाल रहे हैं, ये अगर इस पे उनको 3 करोड़ रुपए चाहिए तो 19% का रिटर्न इनको चाहिए, मिलना होगा 30,000 रुपये पे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अनरीजनेबल अजम्पशन है। तो इसको मेरे ख्याल से ही शुड लुक एट इंक्रीजिंग दिस टू 56-57,000। उस पे 12.5% का रिटर्न देखेंगे तो इनका 3 करोड़ रुपए होने का चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज 12.6% का रिटर्न अज्यूम करना मोर रीजनेबल होगा बनिस्पत के 19%। रहा सवाल इनके फंड्स का, तो सभी फंड अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, 6 फंड्स हैं। 6 फंड्स रखने से ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन होने से पहली बात तो जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसके अंदर ही आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। फिर एक तरीके के अगर आप ज़्यादा म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, उसमें से कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई नहीं करेगा, इफ़ेक्टिवली आपको इंडेक्स के आसपास के रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और इंडेक्स का रिटर्न अगर आपको चाहिए है तो आपको सस्ता मिलेगा। आप फिर एक्टिवली मैनेज फंड्स जो हैं, जो अच्छे फंड्स हैं, वो क्यों चॉइस कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इनको, पंकज जी को मैक्सिमम 2 फंड्स, इनके जो फंड्स हैं, फंड्स सभी अच्छे हैं, बट जैसे लार्ज कैप में ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, चाहिए तो SBI ब्लू चिप, मल्टी कैप में ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, और फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में इनके जो तीनों फंड्स हैं, जो बाकी के 4 फंड्स हैं, अच्छे फंड 3 फंड्स हैं इनके मिड और स्मॉल कैप में जी। तीनों अच्छे हैं, ये चूज कर सकते हैं उसमें से एक फंड को, मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा फंड्स आप नहीं करें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो एक्सपर्ट की एडवाइस है कि आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स मत बढ़ाइए, रादर आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो अमाउंट इसमें निवेश कर रहे हैं उसको धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ अपने निवेश को 30,000 से 56,000 करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप धीरे धीरे करके ट्रांचेस में 10% के हिसाब से भी अगर आप ओवर द लॉन्ग टाइम बढ़ाएंगे तो आपको शायद जो आपके टारगेट सेट आपने किए हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना प्रतिशत रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक एवरेज एक्सपर्ट है जैसे बताया कि अगर 12.5% के लिहाज से भी देखा जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सके। मौजूदा जो निवेश है थोड़ा सा कम है आपके लक्ष्य को देखते हुए। जो आपने 6 फंड्स बताए थे उसमें से SBI ब्लू चिप और ICICI प्रू डिस्कवरी, इन 2 फंड्स को आप कंटिन्यू कीजिए, और हो सके तो जो बाकी के फंड्स है वहां पर SIP रोकने की सोचें। फोन लाइन पर हमारे साथ आज मनीष जुड़ रहे हैं राजकोट से। नमस्कार मनीष जी, आपने मैसेज में बताया कि आप बिजनेसमैन हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं सर आप? मेरा एस्टेट एजेंसी का बिजनेस है। अच्छा जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप? मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट 20 to 22 लाख रुपीज है अभी। तो मुझे ये मेनली क्या रिटायरमेंट के लिए चाहिए था, तो उसमें मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करूं या SIP थ्रू करूं? एक्चुअली क्या एस्टेट एजेंसी में क्या रहता है, कभी बिजनेस बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत खराब होता है। तो मेरे को ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए था मुझे मंथली रिटर्न की आए, ग्रोथ भी हो, तो ऐसा कुछ आप मेरे को सजेस्ट कर पाएंगे? तो एक क्वेरी है यहाँ पर मेरी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो और आपको कुछ मंथली इनकम, कुछ आमदनी हो सके, तो ये आप अभी के लिए बता रहे हैं कि जैसे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इमीडिएट आपको वो आमदनी मिलना शुरू हो जाए, या फिर अगले 5 साल 10 साल के बाद? किस तरह से आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जाए? अभी मतलब अभी ही मुझे समझो कि अभी एस्टेट एजेंसी का क्या है मैडम, कभी बहुत ही अच्छा रहता है तो मंथली इनकम आ जाता है, कभी बहुत खराब रहता है, तो मुझे मतलब वो हिसाब से प्लानिंग करना है, तो आप जिसे बताएंगे वो हिसाब से मैं प्लानिंग कर पाऊंगा ना मैडम। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट हर्ष सर, इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनके पास जो रकम है करीब 22 लाख की रकम है, और ये पहला तो यही सवाल है कि इसको एक साथ कहीं लगा दें या फिर इसको SIP के जरिए, जो मोस्टली एडवाइस करते हैं एक्सपर्ट्स के, SIP के जरिए आप धीरे धीरे उस रकम को लगाइए। जहां तक इनके रिस्क कैपेसिटी का सवाल है, इन्होंने बताया 47 इनकी एज है, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और मार्केट में भी इस तरह का उतार चढ़ाव होता है। तो क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए इनके लिए आप कोई बैलेंस फंड या फिर इनकम फंड सजेस्ट करेंगे? कैसे ये अपनी प्लानिंग कर पाएं? मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको
अगर इनकम तुरंत चाहिए तो ऑब्वियसली प्योर इक्विटी फंड्स इन्होंने कहा है, मल्टी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स, उनको भूल जाएं। वो इनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। अगर तुरंत इनकम चाहिए तो सबसे ऑफ कोर्स सेफ उपाय ये है कि आप डेट म्यूचुअल फंड में डालें। डेट म्यूचुअल फंड में आप एक साथ भी डाल सकते हैं, सिप में डालना जरूरी नहीं है अगर डेट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। ठीक है। तो अगर डेट म्यूचुअल फंड में आप 22 लाख रुपए डाल रहे हैं तो उस पर आज की तारीख में और लॉन्ग पीरियड आपको इनकम हमेशा के लिए चाहिए। तो अगर 85 ईयर्स हम गिनते हैं तो 38 साल और बाकी है जिसमें इस पैसे को आपको यूज अगर करना है तो उस पे रिटर्न आपको अगर कम से कम 8% चाहिए तो प्योर डेट फंड में अगर आप डालेंगे तो पोस्ट टैक्स 8% मिलना बहुत ही आपके लिए मुश्किल होगा। तो उसके लिए एक कंजर्वेटिव, जिनको आजकल कहते हैं इक्विटी सेविंग फंड्स, जिसमें करीबन 25 से 35% इक्विटी होता है, 35 से 40% आर्बिट्राज होता है और 30-35% डेट होता है। तो यानी करीबन 65% पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, 25 से 35% पे इक्विटी लिंक्ड रिटर्न मिलता है, लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट उसका इक्विटी होता है और उसमें एग्जिट लोड भी नहीं होता है। अगर आप 10% के आसपास पैसे पहले साल में निकालें तो ऐसा टाइप का फंड इनके लिए सजेस्ट किया जा सकता है। उसमें भी धीरे से भी डाल सकते हैं, एक साथ भी डाल सकते हैं, ओवर अ 1 ईयर पीरियड भी आप डाल सकते हैं उसमें, और उसमें से विड्रॉवल भी आप शुरू कर सकते हैं तुरंत। और विड्रॉवल में इफेक्टिवली टैक्स बहुत कम लगेगा पहले साल में, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। और उसमें अगर 8% का रिटर्न आता है तो 38 साल में हर महीने ये 15,000 रुपए उसमें से निकाल पाएंगे। तो ये एक रीजनेबल एस्टिमेट हो सकता है। गारंटी जैसे आपने कहा म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं है, और स्पेशली उसमें अगर इक्विटी भी इंक्लूडेड होगा तो ऑब्वियसली गारंटी नहीं होगा, बट ये रीजनेबल एस्टिमेट कहा जा सकता है। ठीक है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप फिर जिस तरह के फंड्स बताए एक्सपर्ट ने उनका ही चुनाव करें, और कुछ फंड्स भी बताए थे, कोटक इक्विटी सेविंग्स, इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं आप, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी इनकम। तो हम होप करते हैं आप इन्हें नोट भी कर रहे हैं मनीष जी, और ये 2 फंड्स अगर आप एसआईपी इसमें शुरू करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। चलिए कुछ और दर्शक है उनसे भी बात कर लेते हैं। विनोद कुमार जी ने हमें विशाखापट्टनम से मैसेज किया था, इस वक्त फोन लाइन पर भी हैं। विनोद कुमार जी नमस्कार। आपने बताया लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी कौन कौन से फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में? मेरे पास एक एचडीएफसी मिड कैप है, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, और कुछ एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, इन्वेस्टमेंट प्लान मैनेजमेंट। तो लगभग कितनी रकम आपकी जाती है हर महीने एसआईपी में? मैं अभी 7,500 रुपये जमा करता हूँ। मुझे एचडीएफसी इक्विटी फंड एक है और एक डीएसपी स्मॉल कैप फंड, दोनों में सिलेक्शन करना है, आपका एडवाइस चाहिए। तो में से किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फंड? तो आपने कोई गोल सेट किया है क्या कि 10 साल बाद या 15 साल बाद इतनी रकम चाहिए होगी? यस, मैंने सोचा 15 साल में मुझे कुछ 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। 15 साल में 50 लाख तो काफी कम है। चलिए ठीक है। अभी आप क्या करते हैं, सर्विस कर रहे हैं सर या फिर बिजनेस करते हैं? मैं डिफेंस एम्प्लॉय हूँ, सर्विस करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे कुछ सोल्यूशन आपका निकलेगा। हर्ष सर, जैसे इन्होंने बताया कुछ फंड्स इन्होंने मैसेज में भी मेंशन किए थे, एचडीएफसी के 2 फंड्स हैं इनके पास, मिड कैप और स्मॉल कैप, दोनों में 2-2 हज़ार रुपये निवेश करते हैं। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप एक और फंड है इनके पोर्टफोलियो में, और डीएसपी का स्मॉल मिड कैप। अगेन अगर यहाँ पर देखें तो काफी हद तक एक ही स्टाइल के फंड्स इन्होंने बार बार चूज किए हैं। आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो थोड़ा नुकसान ही होगा। तो एक तो क्या फंड्स की जो संख्या है वो कम करने की जरूरत है, क्या इनमें से कोई फंड निकाल दें, रोक दें, क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं विनोद जी से भी कहना चाहता हूं, और आपके चैनल के मार्फत से दूसरे दर्शक जो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारा समय आप इसमें लगा देते हैं कि मैं कौन सी स्कीम चुनूं, क्या करूं, जबकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट करें, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, डेट में करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका रिटर्न 100 रुपया आना है, उसमें से 90 रुपये आपके सही टाइप का इन्वेस्टमेंट चुनने से आएगा, 10% सिर्फ
उस टाइप में, उस सही टाइप में स्कीम चुनने से आएगा। एग्जाम्पल, अगर आपका सही चीज ये है आपके लिए कि आप लार्ज कैप इक्विटी में करें तो 90% रिटर्न आपका आ जाएगा, चाहे आप कोई भी लार्ज कैप इक्विटी में करें। हो सकता है 10% रिटर्न ज़्यादा अच्छी लार्ज कैप इक्विटी में करें तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो लोग कॉन्सेंट्रेट सिर्फ 10% पे कर रहे हैं, बाकी के 90% को भूल जाते हैं। आई थिंक ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा वापस कहना चाह रहा हूँ। और जैसा आपने कहा 4 फंड 7,500 रुपये या 8,000 रुपये के लिए बहुत ज़्यादा है। फंड्स को कंसोलिडेट करिए, एक लार्ज कैप रखिए आपके पास। आई थिंक ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप है, उसको रखिए। आपके पास जो 3, एक मिड कैप और 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, उसमें से एक रखिए। फंड्स चारों अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सलाह एक्सपर्ट की यही है कि आप कोशिश कीजिए कि जो फंड्स हैं उसकी संख्या कम हो, और जो आपने फंड्स चुने हैं आप अपनी रिस्क कैपेसिटी देख लीजिए कितने साल तक आप इसमें बने रहना चाहते हैं। और इनफैक्ट ये हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपको कंफ्यूजन है पोर्टफोलियो प्लानिंग को लेकर तो आप प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। थोड़ी सी फीस आपको चुकानी होगी लेकिन लॉन्ग रन में आपको फायदा हो जाएगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शक हैं उनके सवाल शामिल करते हैं।